हरियाणा का मेवात जल रहा है, नूह जल रहा है, जल ही नहीं रहा बल्कि धधक भी रहा है। हिंसा की आग हर तरफ देखी जा रही है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर 360 मिनट तक नॉनस्टॉप उत्पात होता रहा, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और अब यह आग निकलकर हरियाणा के दूसरे इलाकों में पहुंचने लगी है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, यह है पलवल की तस्वीर, जहां पर आज मेवात की हिंसा निकलकर पलवल के इलाके में पहुंच गई और इस इलाके में कबाड़ की दुकान को कुछ लोगों ने आकर आग के हवाले कर दिया और यहां भी काले धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। यह मेवात नहीं है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, यह मेवात नहीं है, यह पलवल का इलाका है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। मेवात से निकली आग हरियाणा के दूसरे हिस्सों को भी झुलसाने लग गई है। पलवल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक कबाड़ की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। पलवल में होडल के मेन बाजार के पास गांधी चौक पर कपड़े की दुकान और सिलाई मशीन की दुकान के ताले तोड़कर 15-20 लोगों ने लूटपाट और तोड़फोड़ की। इसके बाद 50-60 लोगों ने कई झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवी यही नहीं रुके। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की स्थिति फिलहाल हरियाणा में हो रही है। कल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, आज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर के बाद इस कबाड़ की दुकान को उपद्रवियों ने जला दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यही नहीं, पलवल के बाद अब आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम की तस्वीर दिखाइए, जहां एक ढाबे को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये एक ढाबा था जो अब जलकर खाक हो चुका है। यहां पर कुछ नहीं बचा है, यहां सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर मचा हुआ है, जो कि दुकान के जल जाने के बाद की स्थिति है। गुरुग्राम में भी कई घरों को आग के हवाले किया गया, ढाबे को फूंक दिया गया। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी, तब जाकर इस आग पर कंट्रोल किया जा सका। कल के शो में हमने आपको नूह की तस्वीर दिखाई थी, उपद्रवियों की करतूत दिखाई थी, लेकिन आज फिर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब सड़क पर उपद्रवियों ने तांडव मचाया, उसके बाद की तस्वीर देख रहे हैं आप। गाड़ियों को फूंक दिया गया है, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, एक के ऊपर एक गाड़ियां जलकर खाक पड़ी हुई हैं। यह महज तस्वीर भर नहीं है, ये सिर्फ सवाल पूछ रही हैं, आखिर नूह का यह हाल किसने किया, हरियाणा का यह हाल किसने किया, किसने कस्बों में आग लगाई, किसने गाड़ियों में आग लगाई, किसने घरों को जलाया, किसने इस पूरे इलाके को आग में झोंका। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नूह में एक लाइन से गाड़ियां जलाई गई। ऐसा लग रहा है कोई जंग का मैदान है, ऐसा लग रहा है ये यूक्रेन है जहां पर युद्ध चल रही हो। युद्ध के मैदान, जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा है इलाका। अब आपको दिखाते हैं मेवात की तस्वीर दिखाइए, जहां पर करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां दिख रही हैं जो एक साथ फूंक दी गई हैं। लेकिन नूह के ताजा हालात क्या हैं, ये आपको बताते हैं। आइए जानते हैं अभी तक के ताजा हालात, इस वक्त का सिचुएशन क्या है। दरअसल नूह में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरा मिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा की आग नूह के बाद गुरुग्राम तक पहुंच गई है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। पलवल में भी यही स्थिति है। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लगानी पड़ी है। 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। यह स्थिति है आज की डेट में, जब मेवात से निकली आग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किन किन इलाकों में इस वक्त अलर्ट है। सोमवार को हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव होने के बाद हरियाणा में अलग अलग जिलों में अलर्ट है। ये हरियाणा के वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। आप यहां से शुरू कीजिए, आग यहां मेवात से शुरू हुई, इसके बाद ये पलवल, इधर फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत तक ये आग फैल गई है और इस पूरे इलाके को, यानी कि हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त मेवात से निकली आग की चपेट में है। लेकिन आज एक एक करके हम हर चेहरे को बेनकाब करेंगे। नूह में आग लगाने वालों का पर्दाफाश करेंगे। गोली की तरह जिसने पत्थर बरसाए वो भी आपके सामने होगा। आज इंडिया बोल रहा है मैं, तस्वीरें गवाही देंगी, तस्वीरें सबूत पेश करेंगी। जरा तस्वीर दिखाइए जल्दी से, तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर। कहते हैं इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरों की गवाही देखिए, किस तरह उन्मादी भीड़ सड़क पर तांडव कर रही है। एक और तस्वीर दिखाइए, नूह की एक और अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरह से हिंसक भीड़ हाथ में लाठी डंडे लिए बाहर निकली थी और एक एक करके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सड़क पर उत्पात मचाते ये उत्पाती कौन है, सवाल इस बात का है। इन उपद्रवियों ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। अस्पताल के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वो तस्वीर लेकर आइए। अस्पताल के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसको भी आग के हवाले कर दिया। ये देखिए तस्वीर, अस्पताल के बाहर भारी संख्या में मौजूद
ये उत्पाती उपद्रवी और अस्पताल के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसको भी लाठी डंडों से तोड़ दिया गया, पत्थर से चकनाचूर कर दिया गया। एक और तस्वीर दिखाइए, देखिए बस की ये तस्वीर है और बस वहां से निकल रही थी और उस बस पर पथराव शुरू कर दिया गया। सोचिए कि जो लोग बस में बैठे हुए थे, आखिर उन लोगों का क्या हुआ होगा। जो ड्राइवर बस को चला रहा था उसने कितने मुश्किल से अपनी जान बचाई होगी, क्योंकि बस को आग के हवाले कर दिया था। तो ये अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें जहां जिसको मौका मिला वहां उसने उत्पात मचाने की कोशिश की। बस में जो यात्री बैठे थे उसने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। देखिए बस वाली तस्वीर, बस इस इलाके से निकल रही है और बस को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में ये कोई तालिबानी इलाका है, जहां पर भीड़ इस तरह से उन्मादी हो गई है और किसी भी आते जाते बस को, गाड़ी को, शख्स को निशाना बना रहे हैं। आपको जो बस आपने देखी, उस बस का क्या हाल था, ड्राइवर कैसे वहां से बचकर निकला, ड्राइवर अगर फंस जाता तो क्या होता, बस किस हाल में है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वैभव परमार। देखिए एक रिपोर्ट। वाहनों को, खासतौर पर निजी और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। उन वाहनों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बस के अंदर है, ये एक निजी बस हुआ करती थी जो बस अड्डे पर अभी फिलहाल खड़ी है। नेशनल हाईवे पर ये खड़ी थी, लेकिन उस बस की हालत हम आपको दिखाएंगे कि अमूमन इस बस का उपयोग सवारियों को अलवर से नूह और नूह के बाद दिल्ली तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आप देखें कि हर एक जो कोना कोना है इस बस का, वो पूरी तरीके से जल चुका है। तमाम जो सीट्स हैं आप देखें पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं, राख में मिल चुकी हैं। यहां पर पूरी बस को जला दिया गया और उपद्रवी इतने खतरनाक थे क्योंकि पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस कदर हमें बसों को क्षतिग्रस्त करना है, टू व्हीलर्स को जलाना है और साथ ही साथ साइबर थाने में घुस जाना है। ये पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के तहत इस बस को जलाया गया था। आप देखिए कुछ भी, एक भी कोना ऐसा बचा नहीं है जो जला ना हो बस का। आप देखेंगे तो इतने सहम जाएंगे इन तस्वीरों को देख के कि यहाँ पर दंगे किस कदर भड़काए गए थे। और आप देखें ऐसी तमाम करीब 25 से 30 गाड़ियां तो इस बस स्टॉप के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन ऐसी 300 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो नूह जिले के साथ साथ सोहना का जो इलाका है वहां पर भी जलाई गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन खराब होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है कि धार्मिक उन्माद फैलाया गया। दो पक्षों के बीच इस कदर विवाद बढ़ गया कि लगातार यहाँ पर हिंसा होती रही। इन गाड़ियों को जलाया गया, राख में मिला दिया गया और ये भी नहीं देखा गया कि ये सरकारी संपत्ति है, पुलिस की गाड़ियां हैं, चाहे एसएचओ की गाड़ियां हो या फिर जो तमाम प्राइवेट निजी व्हीकल्स हैं उन्हें जला दिया गया। लेकिन तस्वीरें अभी खत्म नहीं हुई, एक और सबूत आपको दिखाते हैं किस तरह से कार पर पथराव किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, बीच सड़क पर खड़ी है कार और इसको चारों तरफ से घेर कर लोग इस पर पथराव करने में लगे हुए हैं और इस कार को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो कार को निशाना बना रहे हैं और इस कार के आसपास आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। इसके बाद बताया जा रहा है इस कार में आग लगा दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से लाठी डंडों से कार को तोड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबूत नंबर 6, ये देखिए, ये भी एक कार बीच सड़क पर फंस गई थी, लेकिन इस पर बारी बारी से लोग डंडे से हमला कर रहे हैं, पत्थर से हमला कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो है वो उसी से इसको निशाना बनाने में लगा हुआ है। एक और तस्वीर से आपको दिखाते हैं, गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को। इनके हाथ में पत्थर है और सामने जो भी आ रहा है वो निशाना है। और इसमें आप देखना चाहेंगे कि इसमें ज्यादातर जो हिंसा करने वाले शख्स आपको नजर आएंगे, जो लोग आपको नजर आएंगे वो बेहद ही कम उम्र के हैं। आखिर किसके झांसे में आए ये लोग और किसकी प्लानिंग है, इसका एक अलग व्यू भी आपके सामने रखेंगे, अलग पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इनका मकसद साफ है, धर्म के नाम पर उन्माद और आतंक फैलाना। इन चेहरों को पहचान लीजिए, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने नूह में आग लगाई थी, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने उपद्रव किया। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। इन उपद्रवियों ने जो तांडव मचाया, उस करतूत की जिसने भी तस्वीर देखी वो कांप गया। अब आपको बताते हैं कि उपद्रव किस पैमाने पर किया गया। उपद्रवियों को रोड पर 3 किलोमीटर तक जो भी गाड़ी नजर आई उसमें आग लगा दी गई, यानी कि 3 किलोमीटर तक कतार से कारें जली हुई थी। इसके बाद 500 से ज्यादा लोगों ने बस से टक्कर मारकर साइबर थाने की दीवार तोड़ दी और अंदर घुस गए। इसके बाद डायल 112 की गाड़ी चला दी, अंदर थाने में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों को वहां से निकलना पड़ा। कई दुकानों को इसके बाद लूट लिया गया। बाइक के शोरूम से 200 बाइक्स लूटी गई। कर्मचारियों को जमकर पीटा गया। जिसको जहां मौका मिल रहा था वो अपनी जान बचाकर भागता नजर आ रहा था।
हमारे संवाददाता वैभव परमार की एक और रिपोर्ट आपको ग्राउंड से दिखाते हैं। इंडिया डेली लाइव न सिर्फ ग्राउंड पर पहुंचा, बल्कि ग्राउंड पर हमने एक एक सीन की, एक एक तस्वीर की पड़ताल की। इस रिपोर्ट में वैभव बता रहे हैं कि उपद्रवियों ने किस तरह से आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। देखिए रिपोर्ट। साइबर थाने में जिस बस को लेकर लूट मचाई गई और वहां से साइबर थाने में घुसने की कोशिश की गई, उसी बस अड्डे पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो सामान्य बस अड्डा है जो हरियाणा राज्य के अंदर आता है, सरकारी बस अड्डा है। यहीं से उस बस को लूटा गया, सवारियों को उतारा गया, धमकाया गया और उसके बाद उस बस में घुसकर 80 से 90 के करीब जो उपद्रवी हैं वो थाने में पहुंचते हैं और थाने में हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। उन जिन गाड़ियों को इसके अलावा यहां पर आग लगाई गई, नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां थी, आप देखें तस्वीरों में मेरे पीछे, वो तमाम बड़े ट्रक, बड़े फोर व्हीलर्स और जो तमाम पुलिस की गाड़ियां हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं कि उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। लाखों करोड़ों का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। और देखिए, दंगाई जो है वो अपने आप को ये बताते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इसे दंगों को अंजाम दिया जाता है। आप देखें कि पूरे नेशनल हाईवे पे जितनी भी गाड़ियां थी, ना सिर्फ पुलिस की बल्कि जो दूसरी गाड़ियां थी वो भी आप यहां पर राख हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। जो पर्सनल व्हीकल्स थे लोगों के वो भी बर्बाद हो चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इस वक्त भी टेंशन हाई है और आपको सीधे यहां से गुरुग्राम ले चल रहे हैं। गुरुग्राम में इस वक्त की क्या स्थिति है वो जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी कोमल बहल के पास। कोमल बहल जो कि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इंडिया डेली लाइव की टीम ग्राउंड पर लगातार है, गुरुग्राम से लेकर मेवात तक। कोमल, फिलहाल सिचुएशन बताइए और डिप्लॉयमेंट कितनी है ये भी बताइए। बिल्कुल विवेक, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दे कि बादशाहपुर में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें दिखाएंगे लगातार। यहाँ पे पुलिस चौकसी आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, पुलिस की तैनाती भी यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये वही इलाका है जहाँ पे बताया जा रहा है कि दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त था जब 70 से 80 की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं और यहाँ पे इलाके में देखिए दुकानों को आग के हवाले कर देते हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद से स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई थी। लेकिन जब पुलिस की, प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरी तरह से पहुंच चुकी है, अलर्ट मोड पर है। हालांकि देखिए, दुकानों को साफ तौर पर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो दुकान तो यहाँ पे बंद है, लेकिन धीरे धीरे देखिए स्थिति कंट्रोल पर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से ये कवायद लगातार जारी है कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए। पुलिस की गश्ती आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि दुकानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि जिस तरह से देखिए हिंसा भड़की है, कल की बात है जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है विवेक। लेकिन हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में देखिए किस तरह से हिंसा फैली हुई है। बिल्कुल कोमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो से इस वक्त की ताजा सिचुएशन बताई और आपने जो तस्वीर दिखाई उससे साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से स्थिति अभी भी वहां पर कंट्रोल में नहीं, क्योंकि सारी दुकानें आपने देखी कि बंद थी और गुड़गांव एक बहुत हाईटेक सिटी है और वहां पर रात के 9:15 बजे इस तरह का सन्नाटा बताता है कि वहां पर आलम क्या है। अब उपद्रव के बाद स्थिति क्या थी आपको दिखाते हैं। उपद्रवियों ने, हुड़दंगियों ने क्या क्या किया आपको बताते हैं। इस पत्थरबाजी में सैकड़ों लोग घायल हो गए। गुड़गांव के होमगार्ड नीरज की मौत हो गई, एक और होमगार्ड गुरुसेवक की भी मौत हो गई। दोनों होमगार्डों के परिजनों को पुलिस ने मदद का ऐलान हालांकि कर दिया है, लेकिन अब तक 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नू में रद्द कर दिया गया है। आखिर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सिचुएशन नू में जब उत्पात उपद्रवियों ने मचाया उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन ये देखिए, अभी जो स्थिति बताया जा रहा है वो अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है, लेकिन मेवात में इस वक्त ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर रात के 9 बजे इंडिया बोल रहा है में ड्रोन से निगरानी के मेवात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे के नजर से इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं, उपद्रवियों ने न सिर्फ दुकानों को आग के हवाले किया, न सिर्फ गाड़ियों को आग के हवाले किया, उपद्रवियों ने थानों को भी नहीं बख्शा। पहले तो बसों में तोड़फोड़ की, बस को कब्जे में लिया, बस लेकर थाने में घुस गए और उसके बाद थाने में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक और रिपोर्ट वैभव की दिखाते हैं आपको।
देखिए, साइबर थाने में हम हैं और साइबर थाने की दीवार देखें आप, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी दीवार को तोड़कर उस थाने के अंदर घुसने की कोशिश की गई और देखिए एक बस के माध्यम से अंदर घुसने की कोशिश की गई। ये वो बस थी जो महज 300 मीटर दूर जो बस स्टैंड है वहां पर खड़ी थी, सवारियां इसमें थी, उन सवारियों को उतारा गया, उसके बाद इसे कब्जे में लिया गया और कब्जे में लेने के बाद इस बस को सीधा थाने में लाया गया ताकि 80 से जो 90 लोग इस बस में मौजूद थे वो थाने पर हमला कर सके। इसके अंदर की हम सिचुएशन बताते हैं कि कितनी खराब है। आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त है, कांच सारे टूट चुके हैं। हम अंदर की भी सिचुएशन बताएंगे क्योंकि सबसे पहले इसी बस में घुसकर जो उपद्रवी हैं वो थाने के अंदर पहुंचते हैं और यहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों पर, पुलिस की संपत्ति पर, और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं क्योंकि पत्थर भरकर इसमें लाए गए थे। लेकिन इस कहानी का, स्टोरी का एक और एंगल भी है। एंगल क्या है? जल रहा था मेवात तो पीछे खड़ा था जमात। क्या इसमें तबलीगी जमात की भूमिका भी है? सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए आप जानते हैं। उपद्रवियों के चेहरे को तो हमने एक एक कर बेनकाब किया, एक एक गली, एक एक चौक चौराहे आपको दिखाया, लेकिन इस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक और कहानी सामने आ रही है जो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मेवात ही वो इलाका है जहां से एक खास मकसद के तहत तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी और यह साल था 1927 का। मेवात के इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास पुराना रहा है, जिसके पीछे हर बार एक ही नाम सामने आता है, वो है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात पर कट्टरता और नफरत फैलाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। जमात के कई लोगों के ऊपर आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का आरोप भी लग चुका है। मेवात में जो हिंसा हुई उसके पीछे इसी जमात को मास्टरमाइंड के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल तबलीगी जमात को कट्टरता फैलाने वाला संगठन माना जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने भी इसे बैन कर रखा है। यही नहीं, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान में भी यह संगठन बैन है। इसी जमात पर कोरोना फैलाने का भी आरोप लगा था। पाकिस्तान में भी इस जमात पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, यानी कि इस जमात की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब आपको बताते हैं, सवाल यह है कि आखिर तबलीगी जमात वजूद में कैसे आया। तो इसके लिए आपको पहले मेवात के मेव समाज को जानना होगा। कौन है ये मेव समाज? मेवात में ज्यादातर मेव समुदाय के लोग रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के ये लोग इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को भी मानते हैं। इस समुदाय को मेव राजपूत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेव हिंदू, राजपूत, जाट, अहीर और मीणा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी के बीच इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मेव इतिहास में एक बहादुर समुदाय रही है। मेवों के डर से दिल्ली के शासक ने दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए थे। मेव हमेशा से अपने आप को अलग मानते आए। वो ना तो मुगलों के साथ थे और ना ही अंग्रेजों के साथ थे, और कट्टरता को मानने वाले तबलीगी जमात को यही बात नहीं रास आ रही, इसलिए इन लोगों के बीच में नफरत का जहर घोला जा रहा है। साजिश के तहत इनको कट्टरता की राह पर धकेला जा रहा है। हम चाहते हैं कि मेवात के लोग ऐसे किसी भी कट्टर समुदाय से सावधान रहें जो अपनों का खून बहाना सिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर को आपको सुनवाते हैं, जो मेव समाज की होते हुए खुद को राम और कृष्ण का वंशज बता रही हैं। उसके बाद इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। आपने मेव समाज से आने वाले विधायक को सुना जो कह रही हैं कि बेशक हमने धर्म बदल लिया हो लेकिन हमारे वंशज एक ही हैं, हमारे पूर्वज एक ही हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात के वजूद में आने की भी यही है। चलिए आपको जमात का इतिहास, भूगोल भी लगे हाथ बता ही देते हैं। क्या है तबलीगी जमात? दरअसल इसी मेवात में तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी। बात साल 1927 की है। उस समय कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस बात से परेशान थे कि भारत का मुसलमान, ध्यान से सुनिएगा, भारत का मुस्लिम समाज हिंदू धर्म की मान्यताओं और त्योहारों से काफी प्रभावित था। इसे रोकने के लिए इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने तबलीगी जमात की नींव रखी, जिसका मकसद था मुसलमानों को इस्लाम पर चलने की प्रेरणा देना, इस्लाम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। इसके संस्थापकों को लगता था कि भारत का मुसलमान भटक गया है और उसे फिर से इस्लाम के रास्ते पर लाना होगा। यहां सही रास्ते से मतलब यह था कि जो लोग इस्लाम को मानते हुए भी हिंदू तौर तरीकों और त्योहारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको वापस लाइन में लाना। और यही वजह है कि मेव समाज जो न मुगलों के झांसे में आया, जो ना अंग्रेजों के झांसे में आया, वो कहीं ना कहीं
तबलीगी जमात का शिकार होता नजर आ रहा है। और एक और बड़ा सवाल यह भी है कि जब तबलीगी जमात को इस्लामिक मुल्कों ने ही बैन कर रखा है तो भारत में यह जमात आखिर कब बैन होगा। एक और सबूत आपको दिखाते हैं आपको किस तरह मुस्लिम कट्टरपंथी जाबिर जो कि लोगों को किस तरह से भड़का रहा है, लोगों को भड़काने का आरोप इस पर लग रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि ये लोगों को उकसाता नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता, हमें क्या पता, स्टार थोड़ी लग रही है, माथे पे थोड़ा लिख रहा है? ये हमारी रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि ये आतंकी बन चुके हैं मेरे भाई। अब पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। इस वीडियो की फोरेंसिक जांच के बाद, इसकी सत्यता जानने के बाद इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने बताया कि दंगा करने वालों ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे पुलिस ना पहुंच पाए। सुरेंद्र जैन इस मामले में क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आसपास के गांव में महापंचायत की जाएंगी, निर्णय वहां का समाज लेगा। ये यात्रा कंटिन्यू करनी है तो कब करनी है, दोबारा से कब दोबारा होगी, पहले से ज्यादा जोर शोर से होगी, पूरे दमखम के साथ वहां पर जाएंगे और इस अधूरी यात्रा को पूरा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद लेंगे। तिथि कौन सी होगी, स्वरूप क्या होगा, ये उन महापंचायतों के अंदर तय किया जाए। हिंसा भड़काने का आरोप सिर्फ एक समुदाय पर नहीं है। हम सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं कर रहे। इस पूरे विवाद में मोनू मानेसर का नाम भी सामने आ रहा है। वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, गोरक्षक के तौर पर काम करता है। कुछ महीने पहले राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले जुनैद नासिर के शव भिवानी में जली हुई कार में मिले थे और मोनू मानेसर जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपी भी है। नूह में यात्रा से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था, वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। लेकिन जो मुख्य सवाल है, जो मेन सवाल है, वो हरियाणा सरकार पर है। हरियाणा का एक हिस्सा चल रहा था, मेवात चल रहा था और मुख्यमंत्री और गृहमंत्री एक्शन लेने के बजाय शांति की अपील कर रहे थे, पीस कमेटी की मीटिंग बुलवा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम को या गृहमंत्री को शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अपील करने से दंगाई मान जाएंगे? और अगर ऐसा होता तो दंगाई मान जाते तो फिर आज पलवल में आगजनी क्यों हुई, गुरुग्राम में आगजनी क्यों हुई, गुरुग्राम में लूटपाट क्यों हुई? सुनिए सीएम ने क्या अपील की थी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के सामने आने के बाद सवाल सामने आ रहे हैं और वो बहुत जरूरी सवाल हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हरियाणा में दंगे क्यों हुए? हरियाणा के चीफ मनोहर लाल खट्टर हैं और वो जहां चाहे वहां एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने इस दंगे में अपनों को खो दिया, जो इस दंगे में बेमौत मारे गए, उनको ये सरकार कैसे जवाब देगी? आइए देखते हैं क्या इस घटनाक्रम के बाद जो मुख्य सवाल है वो क्या है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जब पहले से ही पता था यात्रा निकलेगी, मेवात में निकलेगी, मेवात में टेंशन हो सकता है, तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जब दंगा होने की खुफिया इनपुट भी मिली थी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, तो फिर अलर्ट क्यों नहीं किया गया? जब पुलिस के सामने बसों को तोड़ा गया, तमाम घटनाएं की जा रही थी, तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की गई? एक्स्ट्रा पुलिस कहां थी? 360 मिनट तक सड़क पर तांडव मचाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दंगाइयों के सामने खट्टर सरकार लाचार पड़ गई थी? हरियाणा पुलिस के हाथ किसने बांध दिए थे? क्यों एक्शन वक्त रहते नहीं लिया गया?
गुरुग्राम से पुलिस फोर्स क्यों वक्त रहते नहीं बुलाए गए और केंद्र सरकार से वक्त रहते मदद नहीं मांगी गई? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस घटनाक्रम पर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों की गई। सरकार सिर्फ अपील कर रही है। मनोहर लाल को सरकार चलाने का अनुभव है, लगातार 2 बार से सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है, सिर्फ अपील तो एक्शन कब लेंगे सरकार? आखिर सवाल इस बात को लेकर पूछे जाएंगे। आरोपियों की पहचान हो चुकी है तो अभी तक छोटा एक्शन क्यों लिया गया है? सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं, महज 70 गिरफ्तारी है। हरियाणा में बाबा का बुलडोजर मॉडल क्यों नहीं लागू कर देते? अभी तक बुलडोजर की तस्वीर सामने क्यों नहीं आई?